हेलो डियर फ्यूचर ऑफिसर्स, स्वागत है आप सभी का एमसीक्यूज़ के थ्रू रिवीजन सीरीज़ में। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो इकोनॉमी से रिलेटेड होगा, मनी, इवोल्यूशन, टाइप्स एंड फंक्शन। ये हमारी इस सीरीज़ का इकोनॉमी का थर्ड लेक्चर है। बाकी दो लेक्चर्स के लिए आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और वहाँ पे जाकर आप उन लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इंडियन इकोनॉमी के लिए ओनली आईएएस की बुकलेट, इंडियन इकोनॉमी की उड़ान जो बुकलेट है उसको रेफ़र कर सकते हैं। आप टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पे फाइल्स सेक्शन में जाके इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओनली आईएएस नथिंग एल्स के नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, बहुत अच्छे से आप समझने की कोशिश करिएगा। इसमें से यूपीएससी हर साल एक दो सवाल तो पूछता ही पूछता है। ठीक है, पहला हमारा क्वेश्चन है, उसमें दिया है कि हमें स्टेटमेंट दिए हैं और इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मनी है उसके बारे में दिया है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट दिया है कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, जो सरकारी प्रतिभूतियां हैं, वो एक टाइप की फिएट मनी है। सेकंड बोला है कि जो बैंक करेंसी है वो लीगली रिकॉग्नाइज्ड है फॉर सर्टेन वैल्यू पेमेंट। ठीक है, तीसरा बोला है कि जो डिजिटल करेंसी है वो अपने आप में एक टाइप है वर्चुअल करेंसी का। ठीक है, ये हमें तीन स्टेटमेंट दिए हैं। देखिए, जब हम तीसरे स्टेटमेंट पे जाते हैं तो हमें दिया है कि जो डिजिटल करेंसी है वो वर्चुअल करेंसी का एक टाइप है। ठीक है, जबकि ये रिवर्स होगा। रिवर्स इन द सेंस कि जो वर्चुअल करेंसीज हैं जैसे कि बिटकॉइन है वो डिजिटल करेंसी का एक टाइप है। ठीक है, तो हमारा तीसरा स्टेटमेंट अगर गलत हो जाता है तो हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है, हमारे पास सिर्फ ए ऑप्शन बचता है, यानी कि दूसरा स्टेटमेंट जो करेक्ट है। अब जो बैंक की जो करेंसी है, जैसे कोई चेक हो गया, ड्राफ्ट हो गया, इनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कोई भी सर्टेन वैल्यू पेमेंट कर सकते हैं। मतलब चेक के थ्रू हम किसी को पैसे दे सकते हैं, ड्राफ्ट के थ्रू पैसे दे सकते हैं। इस तरीके से ये स्टेटमेंट सही हो गया। पहला स्टेटमेंट जो दिया है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक फिएट मनी है, तो देखिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फिएट मनी नहीं है, क्योंकि हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के थ्रू कोई एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं। मुझे दुकान पे जाके 1000 रुपये का सामान लेना हो तो मैं जाके ये नहीं बोल सकता हूँ कि भाई आप मेरी गवर्नमेंट सिक्योरिटी को ले लीजिए, मुझे 1000 रुपये का सामान दे दीजिए। ठीक है, ये यहाँ पे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है मेटेलिक जो करेंसी है, जो धातु वाली मुद्रा है, कॉमनली अगर इसको बोलें तो जो सिक्के हैं, जो कॉइन है, उससे रिलेटेड हमें दो स्टेटमेंट दिए हैं। पहला दिया है कि सिक्कों के ऊपर जो फेस वैल्यू लिखी रहती है वो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से हमेशा कम होती है। दूसरा दिया है कि मेटेलिक जो मनी है वो फंजिबल होती है। अब हमें इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो बताना है। ठीक है, दो स्टेटमेंट दिए। देखिए, इसमें से जो पहला स्टेटमेंट दिया है उसमें बोला है कि जो फेस वैल्यू है वो इंट्रिंसिक मनी वैल्यू से कम होती है। ठीक है, अब मान लीजिए, सपोज कीजिए कोई 100 रुपए का कोई कॉइन है। अब उस 100 रुपए के कॉइन को लगाने में जो भी मेटल पर यूज हुआ होगा वो डेफिनेट सी बात है कि 100 रुपए का तो नहीं हुआ होगा, कोई 20 रुपए, 30 रुपए, 40, इस तरीके से होगा। तो जो सिक्के की जो ऊपर जो रुपया लिखा है 100 रुपया, वो उसकी फेस वैल्यू है, और उसकी जो इंट्रिंसिक जो वैल्यू है वो उसके अंदर जो धातु यूज की गई है वो वैल्यू है। ठीक है, तो ये हो गया पहला स्टेटमेंट गलत। दूसरा स्टेटमेंट जो दिया है कि फंजिबल होता है मेटेलिक मनी, ये बिल्कुल सही बात है, प्रतिमोच्य होती है। मान लीजिए कि मेरे पास 5 रुपए का सिक्का है, उस 5 रुपए के सिक्के के बदले में मैं एक रुपए के 5 सिक्के भी रख सकता हूँ, या उस 5 रुपए के सिक्के के बदले में 2, 2, 1 इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये जो मेटेलिक मनी होती है ये फंजिबल होती है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, पहला स्टेटमेंट गलत होगा। तो यहाँ पे ये जो एग्जांपल दिया है ये नोट का दिया है। ठीक है, इस नोट की जगह पे आप कुछ भी कॉमनली ले सकते हैं। मान लीजिए 100 रुपये का सिक्का है, उस 100 की जगह हम 5-5 रुपये के 20 सिक्के कर लें, या फिर अगर 10 का कोई सिक्का आता है तो 10 सिक्के कर लें, 1 रुपये के 100 सिक्के, 2 के 50, इस तरीके से। तो मेटेलिक मनी फंजिबल है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि बोला है कि जो कमर्शियल जो बैंक्स हैं, जैसे हमारे बैंक ऑफ बड़ौदा है या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ये लोगों से पैसे लेते हैं
और उनको आगे पैसों को वो आगे चला देते हैं, दूसरों को लोन दे देते हैं ताकि कुछ इन्वेस्टमेंट में प्रोजेक्ट किया जाए। इससे रिलेटेड हमें 3 स्टेटमेंट दिए, हमें करेक्ट बताना है। पहला स्टेटमेंट जो बोला है वो है कि जो बोरोइंग जो रेट है, उस रेट का मतलब ये होता है कि जो लेंडर है, जिन लोगों को सरकार जो बैंक लोन दे रहे हैं, जिस रेट पे लोन दे रहे हैं उसको हम बोरोइंग रेट बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ बोला है। दूसरा बोला है कि जो स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जो है, SLR जो होता है, वो नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज NDTL का पार्ट होता है। तीसरा बोला है कि जो बैंक होते हैं वो RBI के अंदर कुछ पैसे रखते हैं जिसको हम कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं। बैंकों को इस CRR पे इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज मिलता है। हमें करेक्ट बताना है। देखो, तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। जो बैंक RBI के अंदर जो CRR जो मेंटेन करते हैं उस पर उन्हें इंटरेस्ट नहीं मिलता है, ब्याज नहीं मिलता है। इस तरीके से हमारा ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दोनों गलत हो गए। ठीक है, बचा हमारे पास पहला और दूसरा स्टेटमेंट। अब देखो, ये जो पहला स्टेटमेंट है, अब हम लोग जो आम जनता जो बैंक के अंदर पैसे जमा कराते हैं तो बैंक हमें कुछ इंटरेस्ट देता है, 3%, 4%, 5%। उस रेट को बोलते हैं बोरोइंग रेट, मतलब बैंक हमसे ले रहा है और जो रेट जो दे रहा है वो है बोरोइंग रेट। तो हमारा पहला स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर डी हमारा इस तरीके से सही हो जाएगा। ठीक है, SLR जो है वो NDTL का एक हिस्सा होता है। ठीक है, SLR जो है बैंक अपने पास ही रखता है और CRR पे किसी भी तरीके का इंटरेस्ट नहीं मिलता है। यहाँ पे आप डिटेल आप इसको देख सकते हैं। और यहाँ पे CRR और SLR के बारे में जो डिफरेंसेस हैं वो आपको ज़रूर पता होने चाहिए। तो यहाँ पे आप इनको अच्छे से समझ लें और इनको आप याद भी रखें। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि जो डिमांड है मनी की, इकोनॉमी में जो मनी की डिमांड है उसमें उससे रिलेटेड दिए हैं कि भाई इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में पूंजी की जो मांग है वो किस तरीके से बढ़ सकती। 4 हमें स्टेटमेंट दिए हैं। ठीक है, पहला दिया है कि लोगों को ये पता चल जाए कि भाई बॉन्ड के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं तो मनी की डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। दूसरा है कि कैश CRR में अगर कोई कटौती हो जाए तो मनी की डिमांड बढ़ जाएगी। तीसरा है कि हाईयर अगर डिस्पोजेबल इनकम हो जाएगी तो मनी की डिमांड बढ़ जाएगी। चौथा है कि इन्फ्लेशन, महंगाई अगर देश में बढ़ जाएगी तो मनी की डिमांड इंक्रीज जो है वो हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए, अगर देश में महंगाई बढ़ रही है, ठीक है, तो महंगाई बढ़ रही है तो लोग जाके, ऐसा नहीं होगा कि बैंकों के बाहर लाइन लगा के खड़े हो जाएं कि भाई हमको लोन दो लोन दो। लोग क्या करेंगे कि भाई महंगाई ऑलरेडी इतनी ज़्यादा हो गई है, जो हमारे पास पैसे हैं उन्हीं पैसे को सेव करो, उसको बच्चों की पढ़ाई में लगाओ, घर खर्चा चलाओ, इस तरीके से। ठीक है, तो अगर इन्फ्लेशन अगर इंक्रीज होती है तो उससे जो मनी की जो डिमांड है वो इम्प्रूव नहीं होती है। चौथा हमारा स्टेटमेंट जो है वो गलत हो गया। ठीक है, दूसरा देखिए कि CRR के अगर रेशियो में अगर कमी आ जाए तो उससे मनी जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाती है। CRR से मनी की डिमांड इंक्रीज नहीं हो सकती है, क्योंकि देखिए CRR मान लीजिए बैंक ने कम कर दिया, RBI ने CRR कम कर दिया, मान लीजिए 4% है उसको 3% कर दिया। इससे क्या होगा कि जो हमारे कमर्शियल बैंक है उनके पास और ज़्यादा पैसे हो जाएगा कि जनता को दे। लेकिन ये तो अब जनता के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई उन्हें पैसे लेने हैं या नहीं लेने हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारा सेकंड स्टेटमेंट भी गलत हो गया। अब हमारे पास जो है सिर्फ तीसरा स्टेटमेंट बचा कि हाईयर डिस्पोजेबल इनकम, जनता के पास अगर ज़्यादा इनकम होगी, ठीक है, तो वो बैंक से जाके लोन ले सकते हैं कि भाई उन्हें पता है कि भाई हमने लोन ले लिया है तो आगे हमारी कमाई इतनी ज़्यादा है कि उस लोन को कभी ना कभी चुका ही देंगे। जो पहला स्टेटमेंट दिया है कि लोगों को ये कोई एक्सपेक्टेशन हो कि बॉन्ड के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, तो उस समय क्या होगा, इस मनी की डिमांड जो है वो नेगेटिव चली जाएगी। ठीक है, ये जो पहला कंसेप्ट है इसको हम समझते हैं कुछ इस तरीके से। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1-2 मिनट। आप देखिए किसी भी आदमी के पास कुछ पैसे हैं, मान लीजिए कि मेरे पास 100 रुपीज़ है। अब मेरे पास 2 ऑप्शन है कि या तो मैं उसको बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट कर दूं या मैं उसको जाके बैंक के अंदर इन्वेस्ट कर दूं। ठीक है, अब मान लीजिए कि मुझे पता है कि इंटरेस्ट रेट जो है बैंक मुझे दे रहा है वो 4 रुपये दे रहा है। ठीक है, और बैंक मुझे बॉन्ड जो है मुझे इंटरेस्ट रेट दे रहा है कि 20% दे रहा है मुझे 120 रुपये
दे रहा है। ठीक है, अब मैं अगर 100 रुपये का बॉन्ड खरीदूंगा तो वो मुझे 120 रुपये मिलेगा, यानी कि मुझे 20% जो है वो मुझे मिल रहा है। ठीक है, और बैंक मुझे सिर्फ 4% ही दे रहा है। तो मेरे पास जो पूंजी है, जो मनी है, उसको भाई मैं 4% वाले में क्यों लगाऊं? अब मैं तो इसको जाके बॉन्ड में लगाऊंगा ना। तो लोगों को पैसे की ज़रूरत ही नहीं है, वो लोग जो जाके हैं अपने पैसे बॉन्ड के अंदर ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जब भी हमें ऐसा पता चलता है कि बॉन्ड की प्राइस जो है वो इंक्रीज हो रही है, अब मान लीजिए ये 100 रुपये का बॉन्ड है, बहुत सारे लोगों ने ले लिया है, अब कुछ लोग उनमें से बेचेंगे भी। तो कोई आदमी बोल रहा है कि मेरे पास बॉन्ड है 100 रुपये वाला, वो मैं उसको 112 रुपये में बेच रहा हूँ या 110 रुपये में बेच रहा हूँ। ठीक है, तो जब भी हमें ऐसा लगता है कि बॉन्ड की प्राइस अगर इंक्रीज हो रही है तो ऐसे सिचुएशन में मनी की जो डिमांड है वो कभी भी इंक्रीज नहीं होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। जो मनी सप्लाई के एग्रीगेट्स होते हैं, जिनको हम जब पढ़ते हैं एनसीईआरटी, तो उसमें हम M1, M2, M3, M4 इस तरीके से हम पढ़ते हैं। तो पहला दिया है कि बैंक अपना जो लैंडिंग प्रोग्राम है वो M1 के थ्रू चलाते हैं। ठीक है, लैंडिंग प्रोग्राम मतलब बैंक को किसी को लोन देना है, शॉर्ट टर्म लोन देना है या लॉन्ग टर्म जो है वो लोन देना है, वो M1 के थ्रू चलाते हैं। तो M1 का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सेकंड चीज़ क्या है कि जो M4 होता है उसके अंदर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स भी जो है वो इंक्लूड होते हैं। अब सबसे बेसिक बात तो ये है कि आपको M1, M2, M3, M4 का पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए M1, M2, M3, तो सबसे ज़्यादा लिक्विड कौन होता है? M1 होता है, फिर M2, फिर M3, फिर M4। ठीक है, M1 के अंदर कौन सी मनी आती है? जैसे जनता के पास जो कैश है या जनता के पास जो डिमांड का ड्राफ्ट है। इस सिचुएशन में क्या होगा कि लोग जाएंगे, बैंक में जाते हैं और वो जाके अपनी मनी वहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो बैंक कभी भी M1 के सहारे लैंडिंग प्रोग्राम नहीं चला सकता है, क्योंकि M1 में कोई अश्योरिटी नहीं होती है कब आके लोग अपने पैसे विड्रॉ करवा लें। ठीक है, M4 के अंदर जो फॉर्मूला होता है उसमें एक्सक्लूड किया जाता है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स को। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो M1 का फॉर्मूला दिया है, इस M1 के फॉर्मूले में सबसे बड़ी बात यही होती है कि ये सबसे ज़्यादा लिक्विड होता है। M1 सबसे ज़्यादा लिक्विड होता है। जो जनता के पास जो पैसे हैं, कॉइन है या डिमांड ड्राफ्ट हमने जो डिमांड डिपॉजिट है हमने बैंक में जमा करा रखी है, तो हम बैंक से जाके कभी भी हमारे पैसे मांग सकते हैं। तो बैंक M1 के भरोसे नहीं बैठ सकता है। अपने लैंडिंग जो प्रोग्राम है कि भाई कंपनीज को लोन देना है वगैरह, वो M1 के भरोसे नहीं चला सकता है। यहाँ पे M4 का फॉर्मूला इसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स जो हैं वो इंक्लूड नहीं है। M3 को हम ब्रॉड मनी बोलते हैं, तो आपको ये कुछ फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, M1, M2, M3 और M4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं। जो चेक होते हैं, जो चेक हम रेगुलरली यूज़ करते हैं, जो चेक बुक्स के अंदर जो चेक होते हैं, उनसे रिलेटेड हमें 2 स्टेटमेंट दिए हैं। ठीक है, पहला स्टेटमेंट हमें दिया है कि जो चेक्स होते हैं, जो चेक करते हैं हम लोग, जो चेक इशू करते हैं, उनको कोई आदमी एज ए मोड ऑफ पेमेंट मना कर सकता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दिया है, दूसरा स्टेटमेंट दिया है कि ये जो चेक्स हैं इनको एज ए बिल ऑफ एक्सचेंज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंदर इंक्लूड किया गया है। पहले स्टेटमेंट का क्या अंतर है, पहले स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि मान लीजिए कि कोई आदमी मान लीजिए कि मुझे किसी दुकान पे जाना है और मुझे 5,000 रुपये का सामान खरीदना है, तो मैं उसे बोलता हूँ कि भाई आपको मैं 5,000 रुपये का चेक दे रहा हूँ, आप मुझे 5,000 रुपये का सामान दे दीजिए। तो अब ये दुकानदार की मर्जी, उस शॉपकीपर की मर्जी है कि वो उस चेक को चलाना चाहता है या नहीं चलाना चाहता है। वो मुझे मना कर सकता है कि मैं इस चेक को नहीं चलाना चाहता हूँ, आप मुझे कैश दीजिए, इस तरीके से। तो चेक कोई भी मना कर सकता है क्योंकि चेक एक लीगल टेंडर नहीं होता है। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो हमारा ठीक है गलत हो गया। इसमें दिया है कि कैन नॉट बी रिफ्यूज्ड, इसमें आएगा कैन बी रिफ्यूज्ड, कोई भी मना कर सकता है। सेकंड स्टेटमेंट जो दिया है एज ए बिल ऑफ एक्सचेंज, ये चेक वगैरह जो होते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर शामिल होते हैं। तो हमें पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट, सेकंड हमारा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो गया। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं डिटेल। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, हॉट करेंसी से रिलेटेड दिया है
हॉट करेंसी न्यूज़ के अंदर बहुत ज़्यादा रहती है। देखिए, हॉट करेंसी अपने आप में कंसेप्ट है, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, एक्सचेंज रेट वाला सिस्टम जानते होंगे कि $1 का 70 रुपये है, या $1 का 75-80 रुपये, या इस तरीके से जो बाकी अदर करेंसीज होती हैं, पाउंड होता है या रेमनीबी, येन, ये सब तरीके से, ठीक है। हॉट करेंसी में क्या होता है कि मान लीजिए, इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं हॉट करेंसी क्या होता है। देखिए, जैसे कि यूएस है, ठीक है। अभी मान लीजिए कि यूएस का $1 हमारे इंडिया के 70 रुपये में बराबर है, ठीक है। एक डॉलर जो है वो 70 रुपये का है, ठीक है। अब मान लीजिए कि लोगों को, यूएस में जो लोग हैं उन्हें पता चलता है कि भाई थोड़े टाइम में, आने वाले टाइम में हो सकता है कि ये 75 रुपीज़ भी हो जाए, हो सकता है कि 80 रुपये भी हो जाए। तो यूएस के लोग क्या करेंगे, या बाकी दुनिया के लोग भी क्या करेंगे, वो यूएस से डॉलर्स परचेज करना शुरू करेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे आके इंडिया में इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे, ठीक है, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई आगे हमको प्रॉफिट हो सकता है 75-80 इस तरीके से, ठीक। तो इस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे कि यूएस की हॉट करेंसी हो चुकी है। लोग यूएस की डॉलर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है और वो यूएस से बहुत ज़्यादा डॉलर्स उठा रहे हैं। ये किसी भी कंट्री के लिए हो सकता है। तो हॉट करेंसी का मतलब यही है कि देश से जो डोमेस्टिक करेंसी वो बाहर ज़्यादा जाती है और अंदर जो है वो कम आ रही है, ठीक है। इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि हार्ड करेंसी जो है उसका एग्जिट ज़्यादा होता है और इनकमिंग उसकी कम होती है, ठीक है। मतलब ये चीज़ है इसका। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया हुआ है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी से रिलेटेड दिया हुआ है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी तो आप लोग सभी लोग न्यूज़ में रेगुलरली देखते ही रहते हैं। बाई मंथली इनकी 2 महीने में मीटिंग होती रहती है इनकी, और रेट वगैरह आके ये डिसाइड करते रहते हैं, ठीक है। पहला दिया है कि ये जो एमपीसी है इसमें जो भी डिसीजंस होते हैं वो मेजॉरिटी वोटिंग के बेसिस पे होते हैं। दूसरा दिया है कि इसमें 4 जो मीटिंग होनी चाहिए एटलीस्ट 1 साल के अंदर। तीसरा ऑप्शन दिया है कि रेपो रेट जो है वो आरबीआई डिसाइड करता है। चौथा स्टेटमेंट दिया है कि इन्फ्लेशन के जो टारगेट्स हैं वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हर साल जो है वो रिवाइज करती रहती है, ठीक है। ये इसमें दिया है। देखिए, चौथा स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए कि ये गलत है, क्योंकि सरकार ने ऑलरेडी आरबीआई को बोला है कि आप ±4% आपको मेंटेन करके रखनी है, ठीक है। मतलब आपको बैंड दिया है 2 से 6% का, ठीक है। तो ये इन्फ्लेशन का जो टारगेट है ना, ये कभी भी ऐसा नहीं होता है कि मॉनेटरी पॉलिसी एमपीसी अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग हर साल चेंज करती रहती है। चौथा स्टेटमेंट गलत है। इस तरीके से हमारा ए और डी गलत हो जाएगा, बचा 1 और 2 और ओनली 2, ठीक है। अब ये जो रेपो रेट होता है, रेपो रेट आरबीआई डिसाइड नहीं करता है, आरबीआई में जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो डिसाइड करती है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट जो बोला है कि मेजोरिटी वोटिंग होती है, ये बात सही है। वोट देते हैं कि भाई कभी 3-2 से आता है, कभी या इस तरीके से आता रहता है कोई, तो जहाँ पे भी मेजोरिटी वोट होता है वही डिसीजन लिया जाता है। और लीगली जो मीटिंग जो बोला गया है आरबीआई के अंदर, वो 4 मीटिंग बोला गया है कि भाई 1 साल के अंदर ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की 4 मीटिंग होना चाहिए। तो अभी पिछले 1-2 साल से आरबीआई बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी को रिव्यू करती है, बट उससे पहले शुरू में जब ये बनी थी तो ये हर 3 महीने बाद करते थे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इसकी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में पहला स्टेटमेंट दिया है कि जो कॉइन्स होते हैं उनको मिंट कौन करता है, गवर्नमेंट करती है, लेकिन उनका डिस्ट्रीब्यूशन कौन करता है, आरबीआई करती है। दूसरा स्टेटमेंट दिया है कि 1 रुपये का नोट है, उसके ऊपर जो सिग्नेचर होते हैं वो फाइनेंस मिनिस्ट्री आरबीआई गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं। 2 में स्टेटमेंट दिए हैं। अब इनमें से हमें बताना है कि इनकरेक्ट कौन सा है। यहाँ पे आपको सभी को बहुत ध्यान रखना है कि यूपीएससी इस तरीके से कभी इनकरेक्ट बोलता है, कभी इनकरेक्ट बोलता है। इस चीज़ का आप सब लोग बहुत ध्यान रखें। देखिए, कॉइन्स जो होते हैं वो मिंट तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। कॉइनेज एक्ट 1906 के तहत सरकार को अधिकार है कि वो सिक्के बना सकती है, लेकिन उनके डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेदारी जो है वो आरबीआई की होती है। तो पहला स्टेटमेंट जो है हमारा सही है। दूसरा है, 1 रुपये का जो नोट होता है उसके ऊपर आरबीआई के गवर्नर के सिग्नेचर नहीं होते हैं।
जो फाइनेंस सेक्रेटरी होते हैं देश के, उनका सिग्नेचर होता है। तो हमें पूछा है इनकरेक्ट, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। हमारे देश के अंदर मैक्सिमम जो है वो 1000 रुपये का सिक्का जो है वो आ सकता है। ठीक है, अब ये देखिए 1 रुपये का नोट है और यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं सिग्नेचर है वित्त सचिव का। तो जो लोग आप में से इस एग्ज़ाम को क्लियर करके IAS बनेंगे, उनकी सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगी कि वो उनमें से कोई किसी एक दिन इस देश का वित्त सचिव बने। हालांकि बनने को तो दूसरे सर्विस वाले भी बन सकते हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी, बट सबसे ज़्यादा जो प्रोबेबिलिटी है वो IAS की रहती है। तो आई होप आप लोग मेहनत करेंगे और IAS बनेंगे और एक दिन इस देश के आप में से कोई इस देश का जरूर जो फाइनेंस सेक्रेटरी बनेगा, और आपके 1 रुपये का आपने जो 1 रुपये का साइन किया होगा वो हम लोग भी लेके घूमेंगे और बहुत प्राउड फील करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि लीगल जो टेंडर मनी है उससे रिलेटेड हमें दिया है कि भाई ये लीगल टेंडर मनी क्या होती है। ठीक, तो लीगल टेंडर मनी से रिलेटेड पहला स्टेटमेंट दिया है कि लीगल टेंडर मनी वो होती है कि जिसको लॉ रिकॉग्नाइज करता है, किसी कानून के थ्रू उसको रिकॉग्निशन मिलती है और जिसके थ्रू हम जो है वो हमारे जो रेगुलर जो मनी डेब्ट्स हैं उनको क्लियर कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं। दूसरा दिया है कि जो कॉइन्स होते हैं, सिक्के होते हैं, वो एक लिमिटेड लीगल टेंडर होते हैं। ठीक है, पहला इसमें स्टेटमेंट जो दिया है बिल्कुल सही है। लीगल टेंडर का मतलब ही यही होता है कि जिसको कोई लीगल बैकिंग हो, जिसको कानून से मान्यता प्राप्त हो। ठीक है, जो हमारे नोट वगैरह हैं उनको कानून की मान्यता प्राप्त है, अगर उनको कोई लीगल बैकिंग ही नहीं है तो फिर वो तो एक कागज़ के टुकड़े के जैसे हो जाएंगे। जो हमारे सिक्के होते हैं वो एक लिमिटेड लीगल टेंडर होते हैं। यहाँ पे एक वर्ड का ध्यान रखना, लिमिटेड है, एक लिमिट होती है, उसके ऊपर जाकर हम लेन देन नहीं कर सकते हैं सिक्के के अंदर। ठीक है, हमारे देश के अंदर ये जो लिमिट है वो 1000 रुपये की लिमिट है। हम मैक्सिमम जो है 1000 रुपये तक का लेन देन जो है वो सिक्कों में कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे किसी को 20,000 रुपये या 50,000 रुपये देने हैं तो मैं उसे जाके सिक्के नहीं दे सकता हूँ कि भाई तुम 50,000 रुपये के सिक्के ले लो। ठीक है, तो हमें पूछा है कि इसमें करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा, तो इसमें दोनों हो जाएंगे। सिक्के जो हैं वो लीगल टेंडर हैं, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है। अब देखिए रिसेंटली क्या हुआ था, ये क्योंकि सिक्कों से बात चली है कि सिक्के लीगल टेंडर लिमिटेड लीगल टेंडर है। कुछ दिन पहले चंडीगढ़ में एक आदमी है जिसने अपनी वाइफ को जो एलिमनी होती है, जो निर्वाह भत्ता होता है, जो डाइवोर्स के टाइम जो है वो हमारे जो कोर्ट्स हैं सेटल करते हैं, तो उस आदमी ने लगभग 24,600 रुपये अपनी वाइफ को एज ए एलोमनी भेजे थे, क्योंकि उसे कोर्ट ने फिक्स किया था आपको हर महीने 24,600 रुपये वाइफ को देने। उस आदमी ने 24,600 रुपये के सिक्के अपनी वाइफ को भेजे। बाद में उसकी वाइफ ने मना कर दिया, क्योंकि कॉइन जो है वो लीगल टेंडर है, 1000 रुपये से ज़्यादा का अगर हमें लेन देन करना हो तो वो सिक्कों में नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये है, ये 10 क्वेश्चन थे हमारे। आप लोग कमेंट करके वीडियो के अंत में ज़रूर बताइए कि कितने आपके करेक्ट हुए, कितने आपने स्किप किए, कितने आपके सिली मिस्टेक की वजह से गलत हो गए। और साथ साथ आप ये भी बता सकते हैं कि हम इन जो क्विज़ हैं, हम क्विज़ के थ्रू MCQs सॉल्व करते हैं, MCQs के थ्रू जो हम रिवीजन कर रहे हैं उसको हम और ज़्यादा बेटर किस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो ओनली आइज से जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।